मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। शनि 2025 के वीडियो की श्रृंखला का अंतिम भावदान यानी मीन राशि। मीन राशि मीन लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा 2025 में शनिदेव के गोचर का। विशेष जानकारियां, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है इस वीडियो का। आपकी लग्न राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आपको जानकारी होगी ही। आपके जन्म नक्षत्रों के आधार पर विशेष रूप से इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। शनिदेव आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं। 29 मार्च के बाद इनका आपके लग्न राशि पर गोचर बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। मीन राशि शनिदेव की सम राशि है। यहां पर शत्रुता है न मित्रता है, समता है। इस गोचर का प्रभाव, शनिदेव के गोचर का, मीन राशि में गोचर का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड पर। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे पंचग्रही योग के साथ में, स्वाभाविक है विश्व पटल पर महापरिवर्तन होगा। गुरुदेव का अतिचारी होना, शनि का गुरुदेव की राशि पे गोचर, राहु का शनि की राशि कुंभ पे गोचर और राहु की दृष्टि गुरु पर, यानी गुरु अतिचारी हैं आगे के कालखंड में, और साथ में राहु गुरु से कनेक्शन, शनि से कनेक्शन में। जब जब भी ऐसा होता है इतिहास को देखा जाए तो विश्व में महापरिवर्तन होता है। अभी हाल में ही 2018 से 2022 के बीच का जो समय था, इसमें ऐसी ही स्थितियां थी। तो कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। महाभारत काल में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी ऐसी स्थिति रही, और ये कालखंड 2025 से लेकर के 2032 तक रहने वाला है। इस अवधि में महापरिवर्तन होंगे। सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, आतंकवाद, दैवीय घटनाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, हवाई दुर्घटनाएं, ग्रह युद्ध, महायुद्ध जैसी विभीषिकाएं देखने को मिल सकती हैं। तो सतर्क रहिएगा और प्रयास करिएगा, अपने कर्म में रत रहें। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ शनि गोचर की बात शुरू करता हूं। बहनों भाइयों, मीन राशि एक ऐसी राशि है जो मल्टी टैलेंटेड राशि है। मल्टी टैलेंट होता है इस राशि में। जल तत्व राशि है और भाव संवेदनात्मक राशि है। ऐसे व्यक्ति अपने आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उनका उद्देश्य रहता है कि घर परिवार को अच्छे से, आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण अच्छे से सुख और शांति परिवार में मिली रहे, ऐसी ही भावना रहती। अब आपकी जो राशि है उसमें एक दुर्गुण है, वो है अस्थिरता का, विचारों का लगातार परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में भी लगातार परिवर्तन। तो होता क्या है कि व्यक्ति काफी उम्र तक अनस्टेबल रहता है, कभी ये कार्य, कभी वो कार्य, कभी ये, कभी वो। और अगर स्टेबल हो जाए, अपने विचारों में एकदम स्थायित्व ले आवे, तो फिर जीवन में सफलता उसको मिलती रहती है। और ऐसा प्रायः 45 वर्ष के बाद संभव हो पाता है, जब वो पूरी तरह से स्टेबल होता है। तो विचारों के द्वारा ही आप स्टेबल हो सकते हैं। आप अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करेंगे तो कम उम्र में स्थायी हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। चलिए शुरू करता हूं बहनों भाइयों। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 के बीच का जो शनिदेव का गोचर है, आपके द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव गोचर कर रहे थे।
तो द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर अभी 29 मार्च तक तो रहेगा ही, उसके बाद आपके लग्न में गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 से आपके ऊपर साढ़े साती प्रारंभ हो गई थी, साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ हो गया था और 29 मार्च के बाद मध्य की ढैया यानी मध्य चरण आपका चालू हो जाएगा साढ़े साती का। शनिदेव का आगमन आपकी राशि लग्न पर रजत पाद से पिछली दफे हुआ था। रजत पाद से शनिदेव का आगमन अच्छा रिजल्ट देता है, शनिदेव के बुरे प्रभावों से आपको बचा करके रखता है और ऐसा ही मिला जुला असर आपको पीछे देखने को मिला है। 2 वर्षों से आप यही देख रहे हैं। लगभग हर प्रयास में सफलता मिल रही होती है। जीवन का क्षेत्र चाहे कोई भी हो, आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलता है, आपके पड़ोसी भी आपके मददगार बनते हैं, व्यापार करते हैं तो वहाँ भी अधिकांश लोगों की तरक्की ही मिलती है। यानी 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की साढ़े साती की पनौती तो लगी थी, पर परिणाम बहुत बुरे अधिकांश लोगों को नहीं मिले। अब कुछ लोगों को जरूर मिले हैं, तो हो सकता है कि उनकी जन्म कुंडली में कुछ अच्छे ग्रहों की दशाएं न चल रही हों और नक्षत्र के आधार पर भी हो सकता है कि आपको अच्छे परिणाम न मिले हों, तो नक्षत्रों पर भी चर्चा अभी करेंगे। हाँ, एक समस्या लगभग सभी लोगों के साथ रही, संतानों को कष्ट मिला, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे उनकी प्रगति को लेकर के, चाहे उनके सुखों को लेकर के, कहीं ना कहीं उन कष्ट में रहे हैं। संतानों का भ्रमित हो जाना भी इस अवधि में संभव रहा है और ये 29 मार्च 2025 तक अभी ऐसा ही रहना है। 17 जनवरी 2023 से 2025 तक शनिदेव के माध्यम से एक राजयोग का लाभ भी आपको मिला है। ये विमल नाम का विपरीत राजयोग था। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि आप पुरुषार्थ करिए तब वो राजयोग आपको मिलता है, घर बैठे नहीं मिलता। पुरुषार्थ प्रबल करके उस राजयोग को प्राप्त किया जाता है। तो विपरीत राजयोग बन रहा था, तो उससे क्या होता है कि मकान, वाहन, नौकर चाकर और बेहतर धनार्जन ये आपको मिलता रहा है आपके कर्मों से। अभी 29 मार्च तक कमोबेश ऐसी ही स्थितियां बनती रहती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि खर्चों के प्रति अगर आप बेपरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं, तो कर्ज भी लेना पड़ता है और बहुत लोगों को खर्चों का बेपरवाही से घर में खर्चे बेपरवाही से करने से लोन लेने की नौबत आ गई होगी, ऋण उनके ऊपर चढ़ गया होगा। तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक यही आप अनुभव करेंगे। एक खास परिवर्तन जरूर आपके स्वभाव में आया होगा, अगर आपने गौर किया हो, वो ये कि आपके अंदर इस अवधि में सुपीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ होगा। अब जब सुपीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा होता है तो व्यक्ति अपनी बात को ही प्रथम रखता है और उसको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही अच्छा है, हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब हमसे कम श्रेष्ठ हैं। तो ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी बहुत लोगों को जो मीन राशि के हैं पैदा हुआ होगा। अगर आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। विदेशों से दूर दराज से धन प्राप्ति भी होती है। कुछ लोग भू संपत्ति, कुछ लोग पशु संपत्ति भी खरीद सकते हैं इस अवधि में। मेल जोल से इस अवधि में कई मीन राशि के जातकों ने किनारा कर लिया होगा, यानी जनसंपर्क और मेल जोल से काफ़ी हद तक आप किनारा करके एकांतवासी बने होंगे, ऐसा भी आपने अनुभव किया होगा। तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मतभेद भी आपके हो गए होंगे इस अवधि में। तो अगर ऐसा है तो कृपया मतभेद न बनने दें, वो ज़्यादा उचित रहेगा। अब आ जाइए नक्षत्र के आधार पर, मीन राशि के जातकों के लिए नक्षत्र के आधार पर उन कालखंड की चर्चा जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, उनको समझने की चेष्टा करिए। सबसे पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात कर ले।
तो 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल 2025 और 3 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत तक महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ेंगी। एन केन प्रकारेण धन कमाने की रुचि आपकी बढ़ेगी। गलत कार्य भी होना संभव है इस अवधि में। आपको ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रबल पुरुषार्थ के साथ अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहना जरूरी है। प्रबल पुरुषार्थ से ही आप अपने इस कालखंड को अनुकूल बना सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल और 3 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत तक। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसी अवधि में प्रमोशन मिल सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में मनोनुकूल शिक्षा आपको मिल सकती है। चोट चपेट दुर्घटना के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। रेवती नक्षत्र मीन राशि का जिनका जन्म है उनकी विवाह की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। कला और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग विशेष लाभ में रहेंगे 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल के मध्य में और 3 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत के मध्य में। अब अनुवायु 29 मार्च से वर्ष तक का समय राशि के आधार पर देखा जाए तो व्ययेश और लाभेश शनि आपके लग्न पर गोचर करेंगे। स्वर्णपाद से इनका आगमन है। करियर, व्यापार, नौकरी के लिए तो ये अच्छा रहता है, पर पारिवारिक माहौल अव्यवस्थित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, यानी पारिवारिक सुख शांति में कमी आप महसूस करेंगे। कुछ गलतियां और समय का प्रभाव आपके मान सम्मान में कमी भी कर सकता है, आपकी लोकप्रियता भी घटा सकता है। इस कालखंड में सुख दुख, इस वर्ष में सुख दुख समान रूप से आपके साथ लगे रहेंगे। मिश्रित परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे आपको पूरे वर्ष, कभी अच्छा कभी बुरा। स्वभाव में जिद और हठ बढ़ सकता है। अब इस चीज को चेक करिएगा, आपके स्वभाव में जिद बढ़ जाएगी, हठ बढ़ जाएगा। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी बेशक तरक्की पाएगी, तरक्की होगी आपकी, लेकिन कमाई का आपके अधिकतर हिस्सा फालतू खर्चों में व्यय होगा और यही आपके लिए अनिष्टकारक होगा। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इस वर्ष। शनिदेव की पहली दृष्टि आपके पराक्रम पर, आपको यूनिवर्सल सपोर्ट की इच्छा बलवती हो जाएगी। मित्रों, रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्ति की इच्छा बलवती हो जाएगी। सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेंगी और सफलता मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी आकांक्षाओं के मुताबिक सफलता न मिल पाए। दूसरी चैलेंजिंग दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। जीवन साथी, व्यापार के मामलों में चुनौतियां मिलेंगी आपको। जीवन साथी के स्वास्थ्य और व्यापारिक अनुबंधों से जुड़ी कई बाधाएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं बना। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चाहे वो स्थान परिवर्तन हो, चाहे नौकरी में परिवर्तन हो, यानी वहां परिवर्तन बिल्कुल 100 में 100% होना तय है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यदा कदा होती रहेंगी। अब स्वास्थ्य में क्या क्या हो सकता है? सर्दी, जुकाम, पाचन क्रिया से जुड़े हुए विकार, वात विकार, मूत्र रोग और सर में चोट की संभावनाएं इस वर्ष बनी है, जो यदा कदा आपके ऊपर घटित हो सकती हैं। अब नक्षत्र के आधार पर 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच का समय, पूर्वा भाद्रपद में जो जन्मे जातक हैं इस अवधि में श्रेष्ठ आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, पारिवारिक सुख प्राप्त करेंगे और प्रयास भी आपके सफल होंगे। व्यापार में तरक्की और नौकरी में अनुकूलता रहेगी। आत्मबल भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो जन्मे जातक हैं वो आत्मचिंतन करते रहिएगा। लाभ अच्छे रहेंगे, धन वृद्धि होगी, धनार्जन बढ़ेगा, व्यय भी खूब होगा और विदेशी संबंधों से आप फायदा उठा पाएंगे। रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म है, समय श्रेष्ठ रहने वाला है। पारिवारिक सुख, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख मिलेगा। व्यापार में तरक्की, जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलेगा। यानी वर्ष के अंत तक जो मीन राशि के तीनों नक्षत्र हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 3 नक्षत्रों का सबको पूरा अच्छा फल मिलेगा। यानी 28 अप्रैल के बाद में पूरे वर्ष। अब
शनिदेव 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो इस अवधि में आपके साथ क्या होगा, समझौता और समन्वय, सुधारवादी विचारों की मान्यता आप नहीं देंगे। स्वयं के विचारों पर अपने अहम को प्रत्येक स्थान पर बलपूर्वक स्थापित करने का इस वक्री अवधि में आप प्रयास कर सकते हैं। कूटनीति क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, संघर्ष भी बढ़ेंगे, लेकिन आपकी असली क्षमता से आप स्वयं और आपका समाज ये आपको भली भांति जान पाएंगे। कुछ लोगों को इस अवधि में हताशा और निराशा भी हो सकती है, तो जिनको हताशा और निराशा हो तो वो सुंदरकांड और हनुमान अष्टक का पाठ करें। अब कुछ विशेष कालखंड जो ज़्यादातर शुभ ही है, तो पहले एक अशुभ कालखंड की चर्चा कर लें, उसके बाद शुभ कालखंड पूरे हैं। ये कालखंड ऐसे है कि शुभ समय में आप अच्छे से प्रयास करिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। आराम करिएगा तो फिर सफलता का समय निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कालखंड समझिएगा, ये कालखंड चरित्र में विरोधाभास पैदा कर सकता है, वाणी अशुभ हो सकती है, आर्थिक विषमताएं रहेंगी। सुंदरकांड हनुमानाष्टक का पाठ करना है, क्योंकि ये समय पिता के लिए भी अनिष्टकारक रहेगा। 29 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल, 14 मई से 15 जून, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर और 7 दिसंबर से वर्ष के अंत तक। दूसरा समय ये बहुत भाग्यशाली बनाएगा, समय आपको धनी बनाएगा। 7 जून से 13 सितंबर और 7 दिसंबर से वर्षांत। तीसरा शुभ समय जो विद्या बुद्धि के लिए श्रेष्ठ समय है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर आपको रखना चाहिए। 29 मार्च से 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर और 29 दिसंबर से वर्षांत तक का श्रेष्ठ समय है। एक और श्रेष्ठ समय 14 मई से पूरा वर्ष एक राजयोग का विशेष लाभ मिलेगा। राजा के समान पराक्रम और ऐश्वर्य बढ़ेगा। सघन जनसंपर्क करेंगे, राजनीति में उच्च पद पा सकते हैं। तो 14 मई के बाद पूरा वर्ष ठीक है। और एक अच्छा समय नोट करिएगा, इसमें आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। 29 मार्च से 31 मई, 29 जून से 6 जुलाई, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर, 20 दिसंबर से वर्षांत तक। पूरे वर्ष क्रोध, दंभ और जिद्द और हठ से बचिएगा। आप सुखी रहे, समर्थ रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।